हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि साजन यू उसी बिल्डिंग में पहुंच जाती है। साजन यू लिफ्ट से जाने वाली होती है, लेकिन लिफ्ट को आने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए वो सीढ़ी से जाना शुरू कर देती है। लेफ्टिनेंट यू साजन यू को कहती है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इंसान की 5 मिनट में डेथ हो जाती है। स्केच में हमें जो टाइम दिखाया गया है वो है 7:40। इसका मतलब है कि तुम्हें 7:45 पे उसके पास तक पहुंचना होगा। साजन यू बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन फिर भी किसी तरह उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और बेल देती है और दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर देती है और डॉक्टर से कहती है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। फिर साजन यू दरवाजा खोलने के लिए लॉक को शूट करने वाली होती है, इतने में डॉक्टर दरवाजा खोल देते हैं और साजन यू से कहते हैं कि जी कहिए। साजन यू घर के अंदर आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस का यहाँ पर क्या काम है। साजन यू कहती है कि हमें एक क्राइम के बारे में कॉल आया था। डॉक्टर कहते हैं कि किस तरह का क्राइम। तो साजन यू कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, शायद कोई गलत तरह की रिपोर्ट थी। फिर साजन यू कहती है कि लगता है कि आप यहाँ पर कोई जरूरी काम कर रहे थे। तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या। तो साजन यू टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहती है तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये तो बस वैसे ही यहाँ पर रखा था। फिर साजन यू रस्सी को पकड़ती हुई कहती है कि ये किससे। डॉक्टर भागते हुए आते हैं और रस्सी को पकड़ लेते हैं और कहता है कि आप यहाँ से जाएंगी, मैं जरा थक गया हूँ। साजन यू कहती है कि आप मुझे बताएंगे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि प्लीज मिस आप यहाँ से जाइए। तो साजन यू कहती है कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। बाहर आके साजन यू यहाँ वहाँ देखती है तो उसको एक कैमरा भी दिख जाता है। साजन यू रिकॉर्डिंग देती है तो वो देखती है कि उसके आने से पहले ही वहाँ पर कोई आया था और वो और कोई नहीं बल्कि किम डो जिन था। लेफ्टिनेंट यू कहती है कि क्या ये हुडी वाला वही है जो हमारे स्केच में है। तो साजन यू कहती है कि हाँ शायद ये वही इंसान है। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर के अपने आप को मारने से पहले उनके घर में यही इंसान आया है। लेफ्टिनेंट यू कहती है कि क्या इस इंसान को देखने के बाद डॉक्टर ने अपने आप को ना मारने का फैसला किया होगा। आखिर उनके दरमियान ऐसा भी क्या हुआ होगा। सर मून साजन यू को देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। साजन यू कहती है कि मेरे ख्याल से मैं कोई बहुत ही कीमती बात मिस कर रही हूँ। लेफ्टिनेंट यू कहती है कि और वो बात क्या हो सकती है, क्या कोई आइडिया है। तो साजन यू कहती है कि इस आदमी की आइडेंटिटी और इस आदमी का डॉक्टर के साथ कनेक्शन या फिर प्रोसिक्यूटर मिन के साथ इसका कनेक्शन। जितना ज्यादा मैं सोचती जा रही हूँ उतना ही मैं उलझती जा रही हूँ। तो लेफ्टिनेंट यू कहती है कि अब क्या करना है। साजन यू कहती है कि अब मैं बस एक चीज दावे से कह सकती हूँ, अगर सीसीटीवी में दिखने वाली इस इंसान ने प्रोसिक्यूटर मिन को मारा है तो डिटेक्टिव इसको जरूर मानेंगे। तो इसलिए अब हम डिटेक्टिव को अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर हमें किम डो जिन को दिखाते हैं जो सबसे पहले अपनी हुडी को निकालता है और एक बैग में डालता है। रास्ते में जाते हुए किम डो जिन का सामना डिटेक्टिव से हो जाता है। किम डो जिन कहता है कि प्रोसिक्यूटर मिन की मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और डिटेक्टिव से पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आए हो। डिटेक्टिव कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर मिन जिस केस में काम कर रही थी उसमें तुम भी थे, तो मैं उसी के हवाले से तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो किम डो जिन कहता है कि अगर ऐसा है तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद न कर पाऊँ। प्रोसिक्यूटर मिन ने मुझे कॉल करके मीटिंग को डिले करने का कहा था और हमारी बात के दौरान ही वो गायब हो गई। डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन जिस केस में वो काम कर रही थी हो सकता है कि किसी इंसान को उससे नफरत हो गई हो। किम डो जिन कहता है कि ये बात मैं नहीं जानता और आपको तो पता ही है कि वो मिलिट्री और प्राइवेट कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में छानबीन कर रही थी, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, किसी एक पर उंगली उठाना मुश्किल है। डिटेक्टिव कहते हैं कि आप उनका नाम जानते हैं या फिर ये कि वो किस ग्रोह से थे। किम डो जिन कहता है कि मैं बस एक आई विटनेस था। प्रोसिक्यूटर मिन की इन्वेस्टिगेशन कितनी गहरी थी ये मेरे लिए बताना मुश्किल होगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ। किम डो जिन कहता है कि सॉरी मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। डिटेक्टिव किम डो जिन को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि ये मेरा नंबर है, अगर आपको कभी भी कुछ भी याद आता है तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपका एहसान मानूंगा। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर डिटेक्टिव एक स्टोर से खाने पीने की चीजें लेते हैं और उन्हें खाने के लिए बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रोसिक्यूटर की याद आती है कि जब वो प्रोसिक्यूटर को कह रहे थे कि तुम इतना काम करती हो और अच्छे से खाना भी नहीं खाती, ये बाहर की गंदी चीजें खाती रहती हो, तुम्हारा पता नहीं क्या बनेगा। और इसकी वजह से डिटेक्टिव बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। इतने में डिटेक्टिव के पास वायलेंट क्राइम से 2 आदमी आते हैं जो उनसे कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। फिर हमें चीफ जिंग और किम डो जिन को दिखाते हैं। चीफ जिंग किम डो जिन से पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। किम डो जिन कहता है कि नाम सुनो वो हमेशा अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ ही होता है, अब उसे अपने बॉडीगार्ड से कैसे अलग करना है बस इसी पे काम कर रहा हूँ। चीफ जिंग कहते हैं कि अब क्या करना है। किम डो जिन कहता है कि चुयो हान नाम की आर्टिस्ट का स्टूडियो इधर पास में ही है, सुनो जैसे इंसान इनसे मिलने के लिए हमेशा बेकरार ही रहते हैं। चीफ जिंग कहते हैं कि ठीक है इस पर जल्दी से काम शुरू करो। किम डो जिन कुछ भी नहीं बोलता तो चीफ जिंग कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है। किम डो जिन कहता है कि प्रोसिक्यूटर मिन का मंगेतर डिटेक्टिव आज मुझसे मिलने के लिए आया था। चीफ जिंग कहते हैं कि वो क्या कह रहा था। किम डो जिन कहता है कि उसकी बातों से ये तो नहीं लग रहा था कि उसको कोई भी शक है। चीफ जिंग कहते हैं कि तो फिर। तो किम डो जिन कुछ भी नहीं बोलता। चीफ जिंग उसके पास आते हैं और कहते हैं इसको देखकर तुम्हें जो फील हो रहा है ये नेचुरल है और तुम एक इंसान हो, ये फील होना आम बात है। वैसे हमारी फीलिंग्स के बिना हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं है और ये जो तुम्हारी फीलिंग्स है मैं हरगिज तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम इन्हें इग्नोर करो। फिर किम डो जिन रात को बाहर बैठा होता है और डिटेक्टिव का कार्ड निकाल के उसको जला रहा होता है। उसके साथ साथ याद कर रहा होता है जब चीफ जिंग ने उसे कहा था कि अगर प्रोसिक्यूटर मिन के खून का धब्बा तुम अपने आप से हटाना चाहते हो तो तुम्हें एक ही काम करना होगा, तुम्हें लोगों की जान बचानी होगी। सिर्फ यही ऐसी चीज है जो तुम्हें इस चीज से बाहर निकालेगी। जैसे ही किम डो जिन डिटेक्टिव का कार्ड जलाकर वहां से जाता है तो वो बिल्कुल स्केच का सीन बन जाता है। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो कि वायलेंट क्राइम वालों के साथ आ रहे होते हैं। डिटेक्टिव देखते हैं कि वहाँ पर सरमोन होते हैं। डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। सरमोन कहते हैं कि होजी चुल के केस को लेकर हमें एक धमकी वाला फोन आया था। डिटेक्टिव कहते हैं कि कैसे धमकी। सरमोन कहते हैं कि इसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें फिलहाल यहीं पर रहना होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है, हमें इन्वेस्टिगेट करने दो। डिटेक्टिव गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग फिर मुझे यहाँ पर बुलाकर क्या मजाक कर रहे हैं। सरमोन कहते हैं कि 3 दिन तक तुम इंतजार करो। डिटेक्टिव कहते हैं कि 3 दिन तक। तो सरमोन कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, 3 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। डिटेक्टिव कहते हैं
हैं कि साजनियों के स्केचेस भी 3 दिन तक ही काम करते हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि साजनियों के नए स्केचेस में मैं भी कहीं नजर आया हूँ। तो सरमून कहते हैं कि 3 दिन बाद बात करेंगे और ऑफिसर से कहते हैं कि इनको यहाँ से ले जाएं। जब वो डिटेक्टिव को लेकर जा रहे होते हैं तो डिटेक्टिव गुस्से से बोलते हैं कि उनके नए स्केचेस में प्रोसिक्यूटर इनका असली कातिल आया है। फिर जब वो डिटेक्टिव को लेकर जा रहे होते हैं तो डिटेक्टिव रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों रुके हैं। डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे वॉशरूम यूज करना है। तो ऑफिसर कहते हैं कि जेल में भी वॉशरूम है। डिटेक्टिव कहते हैं कि जेल में तो मैंने जाना ही है, तो एक लास्ट बार मुझे एक कॉमन वॉशरूम यूज करने दो। तो वो कहते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आ रही। इतने में दूसरे ऑफिसर कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लेंगे। फिर वो उनको वॉशरूम में लेकर जाते हैं। डिटेक्टिव वहाँ पर वॉशरूम में जाते हैं और कहते हैं कि काफी मजबूत बना है। तो ऑफिसर कहते हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें कभी जाने की इच्छा नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि क्या। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि अगर इसमें किसी का सर मारेंगे तो क्या होगा। तो ऑफिसर कहता है कि क्या कहा तुमने, और डिटेक्टिव के पास आता है। तो डिटेक्टिव उसको मारते हैं। इतने में दूसरे ऑफिसर भी अंदर आ जाते हैं। तो डिटेक्टिव उसको भी मारता है, फिर उससे चाबी लेता है और अपनी हथकड़ी को खोल लेते हैं। फिर सरमन सार्जेंट को कॉल करके बताते हैं कि डिटेक्टिव यहाँ से भाग गए हैं और मैंने वांटेड का नोटिस इसलिए नहीं लगाया ताकि सबको पता न चल जाए। तो सार्जेंट कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सरमन कहते हैं कि तुम उसके घर जाओ और मैं कुछ अनऑफिशियल तरीके से उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सार्जेंट के सामने जो बिलबोर्ड होता है उस पर भी वही एड चल रही होती है जो कि उसके स्केच में होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि जहाँ पर डिटेक्टिव बैठ के सभी स्केचेस और बाकी चीजें देख रहे होते हैं, वहाँ की विंडो से भी वही एड नजर आ रही होती है। इतने में सार्जेंट भी वहाँ पर आ जाती है। डिटेक्टिव उसको देखते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ये बात मुझसे और कितने दिन छुपाने वाली थी। सार्जेंट कहती है कि आप ये केस हम पर छोड़ दीजिए, अगर आप उसको मार देंगे तो आप एक खूनी कहलाएंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें पता है कि प्रोसिक्यूटर मीन से मिलने से पहले मुझे अकेले रहने में कोई मसला नहीं होता था, मैं अकेले रह सकता था और मेरा जिंदगी का वक्त बहुत आराम से गुजर रहा था। फिर मैं प्रोसिक्यूटर मीन से मिला और उसके बाद मुझ पर एक ऐसा वक्त आ गया था कि अकेला रहने में मुझे खौफ आता था। और अभी ऐसा वक्त है कि जब प्रोसिक्यूटर मीन इस दुनिया में ही नहीं है। और तुम क्या कह रही होगी, अगर मैं उसको मार दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। तुम गलत हो। जिस दिन प्रोसिक्यूटर मीन इस दुनिया से गई थी मेरी जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी। डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगते हैं तो सार्जेंट कहती है कि आप यहाँ से मत हिलिएगा वरना मैं आपको गोली मार दूंगी। डिटेक्टिव कहते हैं कि इन सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला। सार्जेंट कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि स्केच को भी टाला नहीं जा सकता, तो अब वो आदमी मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हें अगर गोली चलानी है तो तुम चला लो। डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में ही उनको सार्जेंट को पीछे से पकड़ लेती है और सार्जेंट उनको मार देती है और उनसे कहती है कि कैसा हुआ, दर्द तो होता है ना आपको। डिटेक्टिव कहते हैं कि बस करो, ये सब कुछ एक मजाक की हद तक ही अच्छा लगता है। सार्जेंट कहती है कि मैं भी जानती हूँ मुझे कोई शौक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि हमारा एंड ऐसा हो। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम मुसीबत को मोल लेना चाहती हो। तो सार्जेंट कहती है कि अरे वाह, आपको दूसरों की चिंता कब से होने लगी। और फिर इन दोनों में फाइट होती है। डिटेक्टिव सार्जेंट को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ से हिलना मत वरना तुम पछताओगी। तो सार्जेंट कहती है कि मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। फिर वो उनको दोबारा से मारती है। डिटेक्टिव सार्जेंट को उठाकर जमीन पर मार देते हैं और उसे कहते हैं कि चलो अब बस भी करो। सार्जेंट कहती है कि ये तो बस अभी शुरुआत है और उनको हथकड़ी पहना देती है। सार्जेंट खड़ी होकर देखती है कि उसके पास उसकी गन्स और उसकी कार की चाबियां नहीं होती। सार्जेंट कहती है कि चाबियां वापस करो। डिटेक्टिव कहते हैं कि पहले मुझे हथकड़ी की चाबी दो। सार्जेंट कहती है कि आप चाहे तो मुझे गोली मार दो। डिटेक्टिव कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। तो सार्जेंट कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि आप मुझे गोली नहीं मारेंगे। इतने में हमें शूट करने की आवाज आती है लेकिन डिटेक्टिव सार्जेंट को नहीं बल्कि अपनी हथकड़ी को गोली मारते हैं। फिर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। सार्जेंट को दिखाते हैं जो कि बेहोश होती है। जब उसको होश आती है तो वो उठकर सरमन को कॉल करती है और उनको बताती है कि शायद डिटेक्टिव हमारे ऑफिस में गए थे, उन्होंने हमारे केस फाइल्स और साथ में स्केचेस भी देख लिए हैं और उन्होंने मुझसे मेरी गन भी छीन ली है। सरमन कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि डिटेक्टिव इस टाइम कहाँ पे जा सकता है। सार्जेंट कहती है कि वो शायद डॉक्टर ओजिनवू के घर में गए हैं जिसकी जान उस हुडी वाले ने बचाई थी। फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि पार्किंग लॉट में होते हैं। इतने में वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाते हैं। फिर सार्जेंट सीसीटीवी फुटेज से देखती है कि डिटेक्टिव वहाँ पर आए थे और वो डॉक्टर को यहाँ से लेकर चले गए हुए हैं। फिर सार्जेंट सरमन के पास आती है और उनको भी वहाँ पर आके बताती है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जिनको कि रस्सी से बांधा हुआ होता है। इतने में वहाँ पर डिटेक्टिव भी आते हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। डिटेक्टिव डॉक्टर को हुडी वाले की पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इस इंसान से क्या बात कर रहे थे। डॉक्टर कहते हैं कि इतनी कोई खास बात नहीं थी। डिटेक्टिव साइड में पड़ी हुई चीजों पर बहुत ही जोर से मारते हैं जिससे कि डॉक्टर डर जाते हैं। फिर डिटेक्टिव से कहता है कि तुम्हें मैं एक बात बताऊं कि तुम थोड़ी ही देर में सब कुछ खुद ही मुझे सच सच बताओगे और ये काम तुम खुद को बिना खतरे में डाले हुए भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें हड्डियां तुड़वाने का शौक है तो फिर तुम्हारी मर्जी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब डॉक्टर सुसाइड करने वाले होते हैं इतने में पीछे से किम डोजिन चल के आता है जिससे डर के डॉक्टर नीचे उतर जाते हैं। डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम हो कौन। किम डोजिन कहता है कि कार्डिनॉक्स, इसकी वजह से अगले आने वाले 10 सालों में 347 बच्चे मर जाएंगे और उन बच्चे की मरने की वजह कार्डिनॉक्स है ये कोई भी नहीं बता पाएगा। जब तक ये क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तब तक बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सुना है लेकिन कार्डिनॉक्स एक बहुत ही सेफ ड्रग है और तो और इसके क्लिनिकल ट्रायल में भी कोई मसला नहीं आया था। किम डोजिन कहता है कि अगर कार्डिनॉक्स एक सेफ ड्रग है तो उसके रिलीज होने के बाद आप लोग तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर आप क्यों खुद को मारना चाहते हैं। अगर वो सेफ ड्रग है तो आप अपना गला क्यों इस फंदे में दे रहे हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि कार्डिनॉक्स का क्लिनिकल ट्रायल हमने पिछले 2 साल से शुरू किया हुआ है जिसमें तकरीबन 80% बच्चों में इंप्रूवमेंट शो हुई है, लेकिन हाल ही में जो बच्चे ट्रायल में शामिल थे उनके अंदर फेटल ऑर्गन डैमेज दिखाई दिया और उनमें से कुछ बच्चों की तो मौत हो गई। किम डोजिन कहते हैं कि क्या इस वजह से फिर आप सुसाइड कर लेंगे। अगर आप इस दुनिया से गायब हो जाएंगे तो क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। क्या आपने कभी उन बच्चों के बारे में सोचा है जो मर रहे हैं, उनको बचाना आखिर किसकी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि प्रेसिडेंट नाम सुनवू ने मुझे बहुत ज्यादा धमकाया है, अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता।
सकता। किम डो जिन उसका लेटर देखता है। इतने में डॉक्टर कहते हैं कि नाम सुन वो ने मेरी फैमिली को मारने की मुझे धमकी दी है और रोने लगते हैं। किम डो जिन कहता है कि इस लेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम सुन वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। कार्डिनॉक्स के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी रिलीज कर दो, बस यही तुम्हारा काम है। तो डॉक्टर किम डो जिन से पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन। फिर डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछता है क्या तुम्हें याद है कि उसका चेहरा कैसा दिखता था। डॉक्टर कहते हैं कि उसने हुडी पहनी हुई थी और बहुत ज्यादा अंधेरा था तो मैं उसको नहीं देख सका। डिटेक्टिव कहते हैं कि उसने यही कहा है ना कि बहुत ही जल्दी नाम सुन वो मरने वाला है। फिर हमें नाम सुन वो को दिखाते हैं जिसको एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो हंसने लगता है और अपने सारे बॉडीगार्ड से कहता है कि आज के दिन तुम लोग घर जा सकते हो और खुद अकेला वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर हमें सार्जेंट यू को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर के घर पे होती है और उसको अच्छे से देख रही होती है और लेफ्टिनेंट यू से कहती है कि मैंने डॉक्टर के घर को अच्छे से देखा था, तुम स्केच में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पर ध्यान दो। लेफ्टिनेंट यू बस स्केच पर गौर कर रही होती है। इतने में सर मून उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें कुछ मिला। तो लेफ्टिनेंट यू कहती है कि हमें जो लीड मिली है वो है सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर जब सार्जेंट यू डॉक्टर के घर से विंडो से बाहर देखती है तो उसको वहाँ पर कुछ नजर आता है। वो लेफ्टिनेंट यू को कॉल करती है। लेफ्टिनेंट यू कहती है कि हाँ बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो सार्जेंट यू कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो जो स्ट्रक्चर मेरे स्केच में है वो डॉर्जियल ब्रिज है। तो लेफ्टिनेंट यू कहती है कि डॉर्जियल ब्रिज ही है। सार्जेंट यू कहती है कि लेकिन तुम्हें उसे दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा। लेफ्टिनेंट यू स्केच को मैच करती है तो वो मैच हो जाता है। वो सार्जेंट यू से कहती है कि हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, ये दोनों मैच हो गए हैं। सार्जेंट यू कहती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वहाँ से कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है। तो लेफ्टिनेंट यू उसको ढूंढने में लग जाती है। इतने में हमें नाम सुन वो को दिखाते हैं जो कि घर के बाहर आ जाता है। वहाँ पर विंडो पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि उसको हाई करती है। नाम सुन वो उसको बहुत ही प्यार से देखता है और अंदर आने लगता है। हम देखते हैं कि उस लड़की के पास किम डो जिन खड़ा होता है जो कि उसको फिर बेहोश कर देता है। फिर किम डो जिन को चीफ जंग की कॉल आती है। वो उससे पूछते हैं कि वहाँ पर कैसा चल रहा है। तो किम डो जिन कहता है कि नाम सुन वो यहाँ पर पहुंच चुका है। चीफ जंग कहते हैं कि अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर हमें सार्जेंट यू को दिखाते हैं जो कि स्केच वाली जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ से स्केच का भी बिल्कुल मैच कर जाता है। वहाँ पर सार्जेंट यू को डॉक्टर मिल जाते हैं। तो सार्जेंट यू सरमन को कॉल करके बता रही होती है कि स्केच में जो हमें आदमी दिखने वाला है वो नाम सुन वो को मारने वाला है। सरमन कहते हैं कि नाम सुन वो कौन है। तो सार्जेंट यू कहती है कि वो फार्मास्यूटिकल का प्रेसिडेंट है। वो मार्केट में एक ऐसा ड्रग लॉन्च करने वाला है जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसको ड्रग की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, लेकिन उसकी बातों से ये जरूर लग रहा है कि वो नाम सुन को जरूर मारेगा। तो सरमन कहते हैं कि डिटेक्टिव का क्या। तो सार्जेंट यू कहती है कि डिटेक्टिव भी नाम सुन वो के आसपास ही होंगे। तो सरमन कहते हैं कि अच्छा स्केच में बना हुआ आदमी नाम सुन वो को मारेगा और डिटेक्टिव उसको पकड़ने की फिराक में है। और मुझे यही बात तो समझ नहीं आ रही, अगर ये वही इंसान है जिसने प्रोसिक्यूटर मिन और सीबी हून को मारा है तो इनको मारे हुए अब इसको 2 दिन भी नहीं हुए और क्राइम करने के तरीके भी अलग अलग हैं और ये किसी सीरियल किलर के पैटर्न पे भी फिट नहीं हो रहा है। सार्जेंट यू कहती है कि अभी हमारे पास ये सब कुछ ढूंढने का वक्त नहीं है, अभी हमें डिटेक्टिव कॉन्ग को ढूंढने की कोशिश करनी होगी। और लेफ्टिनेंट यू से कहती है कि क्या तुम नाम सुन वो की गाड़ी को ट्रैक कर सकती हो। तो लेफ्टिनेंट यू उसको ट्रैक करके बताती है और उसके लोकेशन को भी बताती है और कहती है कि ये घर के पास है और इस घर की ओनर जोयुन ना है, यानी कि वो आर्टिस्ट और ये वही आर्टिस्ट है जिसने डॉक्टर के घर की भी पेंटिंग बनाई हुई है। इन सबको देखते हुए लगता है कि नाम सुन वही है जो इन सबका स्पॉन्सर है। हमें नाम सुन वो को दिखाते हैं जो कि घर के अंदर आता है और कहता है कि तुम्हारा मेहमान आ चुका है, क्या तुम उसका वेलकम नहीं करोगी। और आखिर कहाँ हो तुम। घर के अंदर आते हुए कहते हैं कि यहाँ पर इतना सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है। फिर वो आर्टिस्ट को वहाँ पर बेहोश देखता है तो वहाँ से भागने लगता है। इतने में सामने से किम डो जिन आ जाता है। फिर किम डो जिन उसे मारने लगता है। नाम सुन वो पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। किम डो जिन कहता है कि ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये जानना जरूरी है कि तुमने क्या गलती की है, तुम आगे फ्यूचर में क्या करोगे। तो नाम सुन वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, सीधी सीधी बात करो। किम डो जिन कहता है कि कार्डिनोस। नाम सुन वो कहता है कि कार्डिनोक्स का क्या। तो किम डो जिन कहता है कि अनवेरिफाइड मटेरियल्स का मिलना और ट्रायल डाटा में हेरफेर करना, फीटर इफेक्ट्स की जानकारी को नजरअंदाज करना, क्या मैं तुम्हें अब और बताऊं। नाम सुन वो कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पैसे मैं तुम्हें 1 मिलियन 1 घंटे में दे सकता हूँ, चलो मेरी जान छोड़ दो। किम डो जिन कहता है कि ये तो तुम्हारी गंदी जिंदगी का सिर्फ 1 मिलियन है। तो नाम सुन वो कहता है तो किम डो जिन कहता है कि तुम्हारी ड्रग्स की वजह से वो जो इतने बच्चे मर गए उनकी जिंदगी की कीमत कौन देगा। नाम सुन वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन कार्डिनो सेफ है, तुम्हें कुछ नहीं पता। किम डो जिन कहता है कि ना मैं कोई पुलिस वाला हूँ ना ही कोई प्रोसिक्यूटर, मुझे तुम्हें सजा देने के लिए कोई कन्फेशन की जरूरत नहीं है। किम डो जिन नाम सुन वो को मारने वाला होता है। इतने में बीच से डिटेक्टिव आ जाते हैं जिसकी वजह से किम डो जिन रुक जाता है। डिटेक्टिव वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि अपने बाएं बाजू की स्लीव नीचे करो। किम डो जिन अपना हथियार नीचे फेंक देता है। डिटेक्टिव कहता है कि मैं ये बात दोबारा नहीं कहूंगा। किम डो जिन अपना बाजू ऊपर करता है, अपनी स्लीव्स को नीचे करता है, वहाँ पर नाखूनों के निशान होते हैं। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम ही थे जिसने प्रोसिक्यूटर मिन को मारा था। किम डो जिन अपनी हुडी को उतारते हुए पीछे मुड़ता है। डिटेक्टिव उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि किम डो जिन। तो किम डो जिन कहता है कि डिटेक्टिव मैं माजरत चाहता हूँ कि हमें ऐसे मिलना पड़ा। डिटेक्टिव कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। किम डो जिन कहता है कि उससे पहले मैं इसे ठिकाने लगा सकता हूँ, सैकड़ों बच्चों की जिंदगी दाव पर लगी है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी प्रोसिक्यूटर मिन की जान लेने वाला बच्चों की परवाह कैसे कर सकता है। किम डो जिन कहता है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें लॉजिक और कारण के पड़े होती है। डिटेक्टिव तुम ये बात नहीं समझोगे। तो डिटेक्टिव को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने प्रोसिक्यूटर मिन को क्यों मारा, आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मुझे तुम जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। किम डो जिन गुस्से में आता है और कहता है कि हम सबको एक न एक दिन मरना ही है, बात ये नहीं है कि हमें मरना है, बात ये है कि हमने जिंदगी को कैसे गुजारा। डिटेक्टिव अपनी गन को किम डो जिन की तरफ किए हुए आगे बढ़ता है जिसका फायदा नाम सुन वो उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर डिटेक्टिव और किम डो जिन के बीच में फाइट होती है। सार्जेंट यू बहुत ही स्पीड से ड्राइव करते हुए यहाँ पर आ रही होती है। जब वो दोनों गिरते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन
पहले डिटेक्टिव उठ जाते हैं। डिटेक्टिव उठते हैं तो उसके सर के पास बहुत सारा खून होता है, लेकिन बाद में डिटेक्टिव देखते हैं कि वो पेंट होता है। यहाँ पर हमें पूरे स्केच का सीन देखने को मिलता है जिसमें डिटेक्टिव ने किम डो जिन की तरफ गन तानी होती है। फिर वो होते हैं तो डिटेक्टिव कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि तुम इतनी आसानी से मरो, और उन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।